भारद्वाज ट्यूटोरियल लर्न फ्रॉम टॉपर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो अब चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो जो कंटेंट है आज का वो है कि पहले तो मैं बता दूं कि आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें आज जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं that will be basically types of isomerism and structural isomerism। चलिए देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में ये जो मैं चार्ट अभी दिखाऊंगा ये आपको एकदम याद कर लेना है। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में बेसिकली दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट मीन्स कि हम जो कंपाउंड का फार्मूला है, जैसे कि उसमें कितना कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, वो लिखते हैं, वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एज फॉर एग्जांपल C4H8, C4S6O, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसको कैसे अरेंज करते हैं स्ट्रक्चर में, वो होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। वहीं पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट एटम्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन स्पेस। दैट मीन्स एटम्स का जो पोजीशन होगा स्पेस में वो डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम स्पेस की बात नहीं करते, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम स्पेस की बात करते हैं। वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म और तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब ये तीनों क्या होता है? तो चेन आइसोमेरिज्म में अगर देखो, ये जो है, ये जो ब्लैक कलर से तुमको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर्स के मॉलिक्यूल्स जो एटम्स दिख रहे हैं वो है कार्बन एटम्स, और ये जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे एटम्स हैं वो है हाइड्रोजन एटम। यानी कि ये देखोगे कार्बन क्या है, एकदम स्ट्रेट चेन में है। वहीं पे इस कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो कार्बन है 1 2 3 4 और ये हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10। और इसी को, इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफरेंट स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। जैसे कि ये, इसमें भी देखो कार्बन 1 2 3 4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी C4H10 ही है। ये 3, ये 5, ये 7 और अगेन ये 3 10। C4H10 ये भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हुए क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यहाँ पे ये ब्रांचिंग है, यहाँ पे ये स्ट्रेट चेन है। ओके, तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल, ये अगर मेरा जो ग्रीन कलर का एटम दिख रहा है ये कोई फंक्शनल ग्रुप है, लेट अस से ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन अभी फर्स्ट कार्बन पे है और अभी इसमें क्लोरीन सेकेंड कार्बन पे है। यानी कि पोजीशन क्या हुआ, चेंज हो गया। पोजीशन चेंज कहाँ से हुआ, फर्स्ट कार्बन से चला गया है सेकेंड कार्बन पे। तो ये फंक्शनल ग्रुप का जब पोजीशन चेंज होता है तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। तो हमेशा याद कर लो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो मेन थिंग है इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H9 एंड एक है Cl। यहाँ भी सेम है C4H9Cl, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। अगर इस एटम को हम ऑक्सीजन मान लें तो ये OH ग्रुप हो जाएगा और ये हो जाएगा ROR ग्रुप, यानी कि ये ऑक्सीजन रहेगा, ये मिथाइल ग्रुप हो गया जिसको R बोलेंगे, ये भी मिथाइल ग्रुप हो गया जिसको R बोलेंगे। तो एक OH ग्रुप ये हुआ, ये हो जाएगा अल्कोहल और ये हो जाएगा ईथर, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है,
एंड एक ये 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन, ये 3 एंड ये 3, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कारण स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। तो ये था तुम्हारा 3। उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी 2 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हम लोग इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक मैं बता दूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ये होता है ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन में जब डबल बॉन्ड होते हैं तो वो रोटेट नहीं कर पाते, एक स्ट्रक्चर उनका फिक्स हो जाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल देखें, ये मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और मान लेते हैं ये क्लोरीन एटम है और ये भी क्लोरीन एटम है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड है, तो ये फिक्स हो गया स्ट्रक्चर, और दूसरा स्ट्रक्चर ये भी फिक्स हो गया कि ये दोनों अपोजिट साइड रहेंगे कार्बन के। तो एक को बोलते हैं सिस फॉर्म और एक को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये कब होता है? इट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में SN1 रिएक्शन में बताया है। कायरल सेंटर क्या होता है? जैसे ये मेरा कार्बन एटम्स है, ये 4 डिफरेंट एटम्स से सराउंडेड है, ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स है, क्योंकि 4 डिफरेंट कलर है ना, दैट मीन्स 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर देयर। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो ये जो चारों बॉन्ड है अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होंगे तो वो होता है कायरल कार्बन। तो इसीलिए जब भी ये कायरल कार्बन होगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाता है। इस केस में क्या होता है? इट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव कायरल सेंटर एंड 2 नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर फॉर्म। दैट मीन्स इसका जो मिरर इमेज होगा वो ऐसा होगा, लेकिन ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अब ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड है। तो मैं एक बार जितना भी वो है पेन से है उसको मैं इरेज करूंगा, ताकि तुम लोग ये जो मेरा अभी ये जो देख रहे हो ना तुम चार्ट, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एकदम एक मतलब तुम स्क्रीनशॉट ले लो और ये प्रिंट आउट निकाल के जब भी रख लोगे ना, तो जब भी तुम देखोगे ना तुम्हारा 2 मिनट में सारा आइसोमेरिज्म रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो ये जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज माय टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेन आइसोमेरिज्म। तो चलो चेन आइसोमेरिज्म देखते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म। इसमें 4 डिफरेंट पॉइंट्स रिमेंबर करो। ये इट इज काउज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन। दैट मीन्स जैसे हमारा बॉडी जो है वो क्या बोन से बना हुआ है, तो बोन का स्ट्रक्चर अगर गड़बड़ होता है तो आदमी का स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह से ये कार्बन का जो स्केलेटन है इसमें अगर चेंज आया तो आइसोमेरिज्म पैदा हो जाएगा। लेकिन चूंकि बस कार्बन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन तो सेम है। जितना कार्बन रहेगा उतना हाइड्रोजन रहेगा, उतना ऑक्सीजन रहेगा दोनों में, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। क्या होता है? जब ब्रांचिंग ज़्यादा होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट ये सब कम जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल ले, अगर देयर आर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ C4H10, ये C4H10 अगर कार्बन 4 एटम्स कार्बन के रहें और 10 एटम हाइड्रोजन के रहें, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेर 2 तरह का हो सकता है। पहला कौन सा होगा? ये देखो, ये 4 कार्बन अरेंज हो गए और ये 10 हाइड्रोजन अरेंज हो गए, सारे कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा हो गया, देख सकते हो। तो ये इसका नाम क्या होगा? एक तो ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, है कि नहीं, और ये स्ट्रेट चेन होगा। दूसरा मैं C4H10 को कैसे अरेंज कर सकता हूं? तो ऐसे अरेंज कर सकता हूं। इसमें भी देखो सारे कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा है कि नहीं, 4 वैलेंसी सारे कार्बन का पूरा है, और इसमें भी कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन आइटम्स है। लेकिन इसका नाम अलग है। ये क्या है? ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों है पता नहीं, क्योंकि सेकेंड नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है CH3, और इसमें स्ट्रेट चेन में लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन होंगे 1 2 3, इसीलिए इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था C4H10, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। एक ये स्ट्रक्चर हो गया और ये स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में एक आता है ब्यूटेन, एक आता है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसीलिए
इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो दो कंपाउंड फाइनली बन रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, उन दोनों का बनना उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, इसीलिए वो दोनों बन रहे हैं। अभी इस जो 2 मिथाइल प्रोपेन है, इसमें ब्रांचिंग हो गया है, इसीलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ब्यूटेन से डिफरेंट रहेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कंपेयर टू ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हो गया है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों C4H10 है, दोनों में 4 एटम्स कार्बन के हैं और 10 एटम हाइड्रोजन के हैं। सो केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अभी इसका फाइनल नाम क्या था? C4H10। दूसरा इसमें देख लेते हैं मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं चेन आइसोमेरिज्म में। तो डिफरेंसेस 3 बेसिस पर रहेंगे, एक केमिकल, एक फिजिकल और एक बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे। केमिकल में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है, तो डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट ये सब डिफरेंट रहेंगे। स्ट्रेट चेन आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू ब्रांच चेन, क्योंकि ब्रांच चेन के कारण क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम जाएगा तो सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम जाएगा और आसानी से बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का कार्बन स्केलेटन तो सेम रहेगा, सेम स्ट्रेट चेन रहेगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है मॉलिक्यूल में, उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। कैसे? एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल मैं बताता हूं। एक अल्कीन लेंगे। अल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो देखो, ये मेरा अल्कीन है। अभी देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ये कौन से कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है? तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। इसमें सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है कि नहीं? तो देखो, इसका फिर से देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5, और कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। C5H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 ही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है, अल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप हो गया जिसका डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच है, और यहाँ पे सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच है। तो इसका फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा पेंट 1 इन। पेंट क्योंकि 5 कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कीन ग्रुप है, सो पेंट 1 इन। और यहाँ पे हो जाएगा पेंट 2 इन। पेंट क्योंकि 5 कार्बन है और सेकेंड पोजीशन पे अल्कीन ग्रुप है, इसलिए पेंट 2 इन। तो क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हुआ? बिकॉज डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसको चेन आइसोमेरिज्म नहीं कहते हैं, क्योंकि सेम चेन है, चेन तो सेम है, लेकिन पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में। एक और एग्जांपल देख लो, क्या होगा? ये मेरा हेलोजन है, मान लो, जो ग्रीन कलर का है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन भी एक हेलोजन ग्रुप हो गया, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप इस केस में फर्स्ट कार्बन पे है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट। यहाँ पे एल्केन ग्रुप था, प्राइमरी ग्रुप एल्केन है तो ब्यूटेन, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे हेलोजन है क्लोरीन, इसीलिए 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया। अभी क्या होगा? ये क्लोरीन का पोजीशन हम शिफ्ट कर देंगे सेकेंड कार्बन पे, तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, इस पे सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन आ गया, तो इसको बोल देंगे 2 क्लोरोब्यूटेन। यानी कि दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम स्ट्रेट चेन में, बस पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, इसीलिए इसको पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्यू टू पोजीशन। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्लोरीन जो है अगर इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया तो एक और बन जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो नोमेनक्लेचर का फंडा है वो ये है कि हमेशा जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो अभी ये हम इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे राइट से, तो फर्स्ट ये होगा और सेकेंड ये होगा, तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन ही रहा। ओके, ये 2 क्लोरोब्यूटेन ही रहा, ये 1 2 3 क्लोरोब्यूटेन नहीं होगा। सो इट इज नॉट 3 क्लोरोब्यूटेन, इट इज ओनली 2 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि काउंटिंग अब
राइट से शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट कार्बन होता है उसका काउंटिंग इस तरह से करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो यहाँ से करते तो 1 2 3 हो जाता, लेकिन यहाँ से करें तो 1 and 2 है ओनली, तो इसीलिए 2 क्लोरोब्यूटेन होगा, 3 क्लोरोब्यूटेन नहीं होगा। यानी कि इस केस में 2 पोजीशन आइसोमर ही पॉसिबल हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का सेम है, C4H9Cl, बट इसमें डिफरेंस क्या है? तो पोजीशन का डिफरेंस है, क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन पे और क्लोरीन सेकेंड पोजीशन पे, बस यही डिफरेंस है। तो इसीलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म हुआ। एक और एग्जांपल अगर देखें तो देखो बेंजीन रिंग में ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। देखो बेंजीन रिंग है और 2 क्लोरीन एटम है, ग्रीन से मैं क्लोरीन एटम शो कर रहा हूँ। तो बेंजीन रिंग में 2 क्लोरीन एटम है, ये दोनों क्लोरीन एटम फर्स्ट केस में ऐसे रह सकता है, उसको बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको कॉमन नेम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। दूसरे केस में क्लोरीन को मैं यहाँ पे अगर ले आया तो ये क्या हो जाएगा 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मेटाक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। और इस केस में क्लोरीन ये तो फिक्स ही है, ये वाला मैं ट्रेवल कर रहा हूँ यहाँ पे ले आया, तो ये हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको पारा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं। तो देख रहे हो तुम कि पोजीशन चेंज हो रहा है फंक्शनल ग्रुप का, और इसीलिए क्या हो रहा है कि पोजीशन आइसोमर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है सब में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H4Cl2, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4Cl2 ही है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस है, इसीलिए ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी ये पोजीशन आइसोमर है, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का बस पोजीशन चेंज हो रहा है। ओके, ये चीज को अच्छे से समझ लो। उसके बाद थर्ड है जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। क्या होगा? देखो मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया ना, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। रिमेंबर, पिछले वाले केस में केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहता था क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम था, लेकिन अभी फंक्शनल ग्रुप पूरा डिफरेंट हो जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, एक एसिडिक हो गया, दूसरा बेसिक हो गया, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंस हो गई। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देखो, एल्कोहल्स एंड ईथर्स का एग्जाम्पल लेता हूं मैं। तो देखो ये है, ये ब्लैक से 2 कार्बन है, छोटे छोटे, ये व्हाइट में हाइड्रोजन है, ये रेड वाला ऑक्सीजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो ये देखो इसमें ये OH ग्रुप है, तो ये हो जाएगा मेरा अल्कोहल। और इसी में अगर ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं बीच में, तो क्या बन जाएगा? ऐसा बन सकता है ना। इस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखो तो सेम है, C2H5O, है कि नहीं? मॉलिक्यूल्स 2 कार्बन के हैं, 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसका भी और इसका भी। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5O, लेकिन बस ऑक्सीजन के रीअरेंजमेंट के कारण दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। द फर्स्ट वन इज अल्कोहल बिकॉज ये OH है, सेकेंड वन इज ईथर क्योंकि ROR ग्रुप है, CH3O CH3। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। सिमिलरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में भी ऐसा होता है। ये देखो ये हो गया मेरा एल्डिहाइड क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये CHO ग्रुप है। ओके, लेकिन ये हो जाएगा मेरा कीटोन क्योंकि R, ये R ग्रुप हुआ, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये फिर से R ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप। तो RC डबल बॉन्ड O R, ये होता है कीटोनिक ग्रुप, एंड CHO होता है या फिर RCHO होता है, ये RCHO ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये RCOR होता है कीटोनिक ग्रुप। तो इन दोनों का अगर तुम देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अपना अरेंजमेंट कर लिया है, ऑक्सीजन अपना अरेंजमेंट करके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। इसके कारण क्या होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। तीसरा एग्जांपल जो लास्ट यहाँ पर मैं बताऊंगा वो होगा एसिड एंड ईस्टर का। देखो एसिड एंड ईस्टर में ये जो पहला तुमको दिख रहा है ये है RC डबल बॉन्ड OH, है कि नहीं? ये R ग्रुप कौन सा है? ये इथाइल ग्रुप है, C2H5 है इथाइल ग्रुप, फिर ये है कार्बन ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड OH, तो ये एसिडिक है,
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया ये। और दूसरा ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और फिर से ये आर ग्रुप आ गया, अल्काइल ग्रुप। तो ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप और ये सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये होता है ईस्टर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो C3H6O2 है, इसमें भी 3 कार्बन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है और ये दोनों रेड वाले ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए दोनों में। तो इसीलिए ये भी तीनों जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। तो देखो डिटेल में एक एक को देख लेते हैं। देखो अल्कोहल एंड ईथर में ये था, है कि नहीं, पहला वाला अल्कोहल है। अल्कोहल में भी इसका फॉर्मूला क्या है, C2H5OH हो गया ये, तो इसको बोलते हैं इथानल। और ये हो गया CH3OCH3, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन। तो ये मेरा अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, इसका फॉर्मूला हुआ ROH और इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ ROR। रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप है, ये ROR है। फिजिकल प्रॉपर्टी इसीलिए डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि OH बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा लेकिन ROR हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टी में भी जो OH ग्रुप है वो लुईस बेस रहेगा, ROR एक्चुअली इनर्ट रहता है। तो देख रहे हो सब प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो जाता है इसमें, लेकिन जनरली स्ट्रक्चरल आइसोमर जो अभी तक पढ़ा हमने, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप सब डिफरेंट होते हैं। ओके, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। मैंने बताया था ये क्या है तुम्हारा और ये क्या है, दो, एक पहला एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। कौन सा एल्डिहाइड है, तो देखो 3 कार्बन है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपानल, प्रोपान एल, एल ग्रुप होता है एल्डिहाइड के लिए और ये हो जाएगा प्रोपानोल, ONE ग्रुप होता है कीटोन के लिए। एल ग्रुप होता है एल्डिहाइड के लिए, ONE ग्रुप होता है कीटोन के लिए। तो इसको RCHO बोलते हैं, ये C, ये H, ये O और ये RCOR, ये RCH3 ग्रुप, ये CO और ये RCH3 ग्रुप। समझ गए। तो इसमें भी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी सी डबल बॉन्ड गिव्स ए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है C डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इसमें डिफरेंस है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है जनरली कीटोन में, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि एक तरफ से बस छोटा सा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव सेंटर चाहिए। इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक कर सकता है एल्डिहाइड के केस में, कीटोन के केस में यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से अटैक करता है, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाता है। ओके, तो ये था एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। अब लास्ट है आज का फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर है। तो ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मेरा ईस्टर ग्रुप है। देखो ये कौन सा एसिड हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपानोइक एसिड। ये देखो पहले मिथाइल है, इधर मिथाइल हो गया और फिर वो 2 कार्बन है इधर, तो इथानोएट बोलते हैं, मिथाइल इथानोएट। ओके, RC डबल बॉन्ड OR जो होता है, तो ये R ग्रुप आया अल्काइल ग्रुप और ये C डबल बॉन्ड OR को बोलते हैं अल्कानोएट। तो R यहाँ पे मिथाइल है तो मिथाइल, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, तो 2 कार्बन हो गया ना, इसीलिए इथानोएट। यहाँ पे RCOH है तो ये R ग्रुप हो गया इथाइल और एक COH है, 3 कार्बन हो गया तो प्रोपानोइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, OH बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे OH बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन यहाँ पे OH बॉन्ड नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। केमिकल प्रॉपर्टी में प्रोपानोइक एसिड एसिडिक होगा और ये इथानोएट है, ये जो है सो अनरिएक्टिव रहेगा फेयरली। ओके, तो ये था हमारा आज का स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में अगर पसंद आ रहा है तो। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमर।